हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का वेलकम इस क्लास में। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखिए यहाँ हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला हम पहले भी इसको डिराइव कर चुके हैं। ये होता है m अपॉन n ई स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है, ये m है। तो ये जिसमें टर्म है आपको पता है ऑलरेडी, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज दी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, e जो है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और टाउ है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल किसी मेटल की आप बात कर लें, तो मेटल में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि कम टेम्परेचर में भी मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो जैसे ही आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाती है। जिस मेटल पीस के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हालांकि थोड़े से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नए बॉन्ड ब्रेक होंगे और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नए बनते जाएंगे, बट यहाँ पे जो स्पीड बढ़ेगी उससे क्या होगा, इनमें कोलिजन बढ़ेगा। अब इनमें कोलिजन बढ़ेगा तो यानी जल्दी जल्दी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो उस वजह से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। ये देखिए, ये जो है रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए m तो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, और n जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता इन केस ऑफ मेटल, क्योंकि अभी हम यहाँ मेटल की बात कर रहे हैं। तो मेटल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, रिलैक्सेशन टाइम में फर्क पड़ता है। देखिए, तो अब हमको पता क्या है, ये जो रेजिस्टिविटी रो है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जल्दी कोलाइड करेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, और उस वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशन है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से ही रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, इन केस ऑफ मेटल टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी, तो ये एक्सिस है टेम्परेचर का और ये रेजिस्टिविटी रो का। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसा। तो यहाँ पे देखिए, जब टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर होता है, वहाँ पे जो है इसका जो ग्राफ है लीनियरली चेंज नहीं होता है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब कुछ टेम्परेचर एक क्रॉस कर लेते हैं हाई टेम्परेचर में, ये जो यहाँ से है ना, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने लगता है। तो हाई टेम्परेचर में मोस्टली अबव द रूम टेम्परेचर क्या होता है, रेजिस्टिविटी का जो वेरिएशन होता है, लीनियर वेरिएशन होता है विद द टेम्परेचर। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही लीनियरली रेजिस्टिविटी भी बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से देखिए इसका ग्राफ बनता है। तो अगर हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखें तो एक अलग फॉर्मूला यहां बनेगा। तो देखिए इसको रब करके हम वो फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये देखिए फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन। तो देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है आप इसको एक बार समझ लें। मान लेते ये किसी मेटल की बात हो रही है या किसी वायर की बात हो रही है। मान लीजिए ये एक वायर है या रॉड है, कोई मेटल है, इसका अभी टेम्परेचर है T0। ठीक है, T0 कुछ इनिशियल टेम्परेचर है। तो इस पॉइंट पे इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी तो होगी। तो वो रेजिस्टिविटी हमने मान लिया ρ0। ठीक है, अब अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर अब बढ़ा दिया, अब इसका टेम्परेचर हो गया T, इंक्रीज कर दिया इसका टेम्परेचर, तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अब जो रेजिस्टिविटी हो गई है वो हो गई रो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, ये जो टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, T0 है इनिशियल टेम्परेचर, ρ0 है इनिशियल रेजिस्टेंस, T है फाइनल टेम्परेचर जब आपने बढ़ा दिया मेटल का, उसके बाद ये जो रो है फाइनल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी वो ये बता रहा है। अब यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे देखेंगे, ये जो है टर्म, ये है अल्फा। ये जो अल्फा है इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट होता है हर एक मटेरियल के लिए, ये कांस्टेंट होता है। और इसकी जो SI यूनिट होती है, इसकी SI यूनिट जो होती है सिंपली पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखते हैं
तो ये इसकी यूनिट होती है। अब ये जो है इससे आप क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी टेम्परेचर पे, यानी कुछ टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो रेजिस्टिविटी, नई रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको इनिशियल कंडीशन पता होना चाहिए कि पहले क्या रेजिस्टिविटी थी किस टेम्परेचर पे, फिर बाद में टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और इसको हम एक और तरीके से भी लिखते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें रो नॉट को अंदर ब्रैकेट में, तो हम इसको यहाँ थोड़ा सा रब करते हैं। तो ये देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस रो नॉट इंटू अल्फा, फिर टी माइनस टी नॉट। अब इसको आप रो नॉट को इधर ले जाएंगे, रो माइनस रो नॉट, इधर क्या हो गया रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब हमें एक्चुअली क्या करना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा के टर्म्स में लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जब अल्फा को यहाँ रहने देंगे, बाकी सबको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी नॉट। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये जो फॉर्मूला है, जब आपको अल्फा निकालने के लिए पूछा जाए तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या ये फॉर्मूला भी यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, चाहे ये। ठीक है, समझ में आया। तो आप देखिए ये तो हुई बात रेजिस्टिविटी की। अब हमें पता है रेजिस्टेंस भी होता है हर एक मटेरियल का, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला का क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो अगर लेंथ और एरिया में चेंज ना हो, केवल हम टेम्परेचर बढ़ाएं किसी मेटल का या किसी कंडक्टर का, तो किस चीज में चेंज होगा, रेजिस्टिविटी में चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी में अगर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस में भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये जो कंडीशन हम क्या ले रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर को, तो उससे लेंथ और एरिया में चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर रेजिस्टिविटी चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी। और आप चाहें तो ये जो रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला है, इसको रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। तो क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, तो यहां आप रिप्लेस कर देंगे रेजिस्टिविटी को अगर रेजिस्टेंस से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस के टर्म में बन जाएगा। तो यहाँ R है, यहाँ R नॉट है, और यहाँ T माइनस टी नॉट एज इट इज है। अल्फा का मतलब यहाँ वही है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। R क्या है और R नॉट क्या है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, किस टेम्परेचर पे, T नॉट पे, और R क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस होगा एट टेम्परेचर T। तो आप रेजिस्टिविटी के टर्म्स में भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो ये केस हुआ किसके लिए, ये मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए। जब भी हम टेम्परेचर का आप रिलेशन यूज करेंगे, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको सेमीकंडक्टर दिया, सेमीकंडक्टर में क्या वेरिएशन होता है, देखिए। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखिए सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पे कोई कंडक्टिविटी भी नहीं होती है, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, नए इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होते हैं, उससे उसमें कंडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये कम होता है इनिशियली, और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक पॉइंट में आके क्या होता है कि नए इलेक्ट्रॉन और होल जो क्रिएट होते हैं वो अब इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी एकदम से कम हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे क्या है, रिलैक्सेशन टाइम का जो है, रिलैक्सेशन टाइम का इफेक्ट कम होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट ज्यादा होता है। इन केस ऑफ मेटल क्या हो, उसमें तो लो टेम्परेचर पे भी बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाई टेम्परेचर भी बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे आपको कम इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जैसे एक पर्टिकुलर लेवल से बढ़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम से बढ़ जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए ये जो है ये टेम्परेचर है और ये रेजिस्टिविटी है। तो जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली। तो इसका इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो यही फर्क है मेटल और सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में। देखिए कि जो मेटल में होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है।
अब ये देखिए, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है एक बार आप देख ले। ये लिखा है अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है। हीटिंग एलिमेंट मतलब समझ लीजिए जो हीटर होता है या जो कॉइल होती है जिसको आप करंट देते हैं तो गर्म हो जाता है वो कॉइल। तो एक कॉइल है मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से कॉइल है। ये कॉइल है किसका बना है, निक्रोम का है। तो ये निक्रोम का एक कॉइल है, ठीक है, और इसको कनेक्ट करके रखा हमने एक सप्लाई से, और ये सप्लाई कितना है, ये है 230 वोल्ट सप्लाई है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। जैसे ही इसको हम कनेक्ट करते हैं इससे, इस निक्रोम वायर से, तो इसमें करंट इसमें सेटअप हो जाता है। कितना करंट सेटअप होता है इसको हम बोल देंगे आई नॉट, और ये था 3.2 एम्पियर यानी इनिशियल कंडीशन पे। तो जैसे ही हमने इसको स्टार्ट किया उस टाइम ये रूम का क्या टेम्परेचर था, यहाँ पे रूम का टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ लिखा है इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम का टेम्परेचर अभी है 27 डिग्री सेल्सियस, तब इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। वो रेजिस्टेंस को मान लेते हैं आर नॉट। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसमें करंट फ्लो होगा तो इनिशियली जो रेजिस्टेंस था वो आर नॉट होगा, लेकिन जैसे ही करंट इसमें से फ्लो होने लगेगा तो ये क्या हीटिंग एलिमेंट है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। लेकिन हमें पहले पता करना है कि इनिशियल कंडीशन में क्या रेजिस्टेंस था। तो इसमें अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो आर नॉट क्या हो जाएगा, आर नॉट सिंपली वी अपॉन आई नॉट। वी दिया है 230 और आई नॉट दिया है 3.2। अब आप इनको डिवाइड कर लें तो यहां से अगर डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा 2300 अपॉन 32 हो जाएगा। इसको ऐसे हटाओ 32, ये 00 को हटा के आप इंटू 100 भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ आप इसको काट सकते हैं, 4 8 32 एंड 4 25 100 होता है। अब 25 और 23 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 575। तो यहाँ लिख देते हैं 575 अपॉन 8। तो देखिए इनिशियल कंडीशन पे जो आर नॉट है वो आ रहा है 575। अब क्या होगा, ये करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये हीटिंग एलिमेंट है, रूम टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका जो है टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ के मान लीजिए T हो गया। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस इसका चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा इसका तो करंट भी चेंज हो जाएगा। अब बताइए टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, इन केस ऑफ कंडक्टर या मेटल टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा या घटेगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स अ स्टडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर फ्लोज। तो मतलब कुछ सेकेंड्स के बाद अब यहाँ पे करंट हो गया है आई और इसकी वैल्यू हो गई है 2.8 एम्पियर, और यहाँ अब इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट इतना था, अब ये चेंज हो गया इसकी वैल्यू, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई आर। अब ये R कितना है तो अब हमें R निकालना है। तो R फिर हम निकालेंगे ओम्स लॉ से, तो R विल बी इज इक्वल टू सिंपली V अपॉन आई, और यहाँ पे अभी V कितना है, सेम है 230 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2.8। ठीक है, फिर इसको हम इस तरीके से कर लेंगे, 2300 एक जीरो लगा देंगे, नीचे का डेसिमल हट गया, 28 हो गया। ठीक है, फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 23 इंटू 100 और डिवाइड में आप इसको 28 ही रहने दें, आप 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 25 ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं R जो आएगा 575 अपॉन 7 ओम्स, यहाँ भी ये ओम्स में है। तो ये देखिए जो टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो रेजिस्टेंस हुआ वो हुआ 575/7, और टेम्परेचर बढ़ने से पहले इनिशियल कंडीशन में रेजिस्टेंस था 575 अपॉन 8। अब हमको पता लगाना है कि ये जो टेम्परेचर है कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब रेजिस्टेंस की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हम यूज़ करेंगे वो वाला फॉर्मूला। तो ये देखिए अब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। या हमको R की वैल्यू दी है, ये हमने निकाल ली, तो R की वैल्यू रख देते हैं 575 अपॉन 7। आर नॉट यानी इनिशियल कंडीशन में क्या था, ये था
575/8 था, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा। देखिए अल्फा फॉर निक्रोम दिया हुआ क्वेश्चन में 1.7 इंटू 10⁻⁻4, तो यहाँ हम लिखेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻4। फिर इधर टेम्परेचर देखिए, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 27 था। अब उसको आपको एक्चुअली केल्विन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 27 को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। तो यहाँ पे T तो हमें निकालना है, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, इनिशियल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, ये है 300 केल्विन, ठीक है। इस तरीके से अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 575 यहाँ कट जाएगा, 8 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये क्या हो गया, 8/7 हो जाएगा ये, और इस तरफ क्या बचेगा, 1 प्लस 1.7 10⁻⁻4 ब्रैकेट में T-300, ठीक है। तो ये देखिए ये आया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये 1 को इधर लेफ्ट में ले जाओ तो ये हो जाएगा 8/7 - 1 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻4 T-300 इधर लिख दिया। ये इसको आप एलसीएम से सॉल्व करोगे तो ये तो हो गया 1/7, ठीक है। और ये जो है 1.7 इंटू 10⁻⁻4 इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो तो ये इधर आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ये ऐसा हो गया, और इधर क्या बचा, इधर बचा T-300। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है तो 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाओ तो ऊपर जाके 10⁻4 ये 10,000 बन जाएगा, नीचे है 7 इंटू 1.7 और इस तरफ है T-300, ठीक है। तो 7 इंटू 1.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपली 11.9 आ जाएगा यहाँ पे। अब आप 10,000 डिवाइडेड बाय 11.9 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू आती है 84.33 इसकी वैल्यू आ जाएगी इधर, और इधर है T-300। अब 300 को इधर लाके प्लस करना है आपको, तो ये कितना हो गया 840.33 प्लस 300, और इसको आप प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1140.33 ये केल्विन। तो देखिए ये जो आंसर आ रहा है केल्विन में आ रहा है, ठीक है। तो कई जगह आपको केल्विन में लिखना पड़ेगा, और अगर आप इसको अगर सेल्सियस में लिखना चाहेंगे तो सिंपली आपको 1140.33 में से आप माइनस कर दे 273, तो आपका जो आंसर है सेल्सियस में आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, सिंपली 867.33 सेल्सियस। तो ये आंसर हुआ सेल्सियस में और ये हुआ केल्विन में।